नमस्कार बच्चों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 2 क्लास 10th का फिजिक्स का लेने जा रहे हैं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन के बारे में आज अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और कोई भी अगर आप लोग को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। पहला पॉइंट से कि प्रकाश का अपवर्तन हम लोग हर पॉइंट पर आप कोशिश करेंगे कि आपकी चर्चा हो जाए और कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। आइए देखते हैं सबसे पहले कि मैं प्रकाश का परावर्तन पढ़ा चुका हूं, अब देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो परावर्तन और अपवर्तन में सबसे बड़ा फर्क होता क्या है आपको पता होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए परावर्तन और अपवर्तन में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है। ठीक है, तो अब देखिए अपवर्तन में क्या अंतर है। परावर्तन जो होता है बाबू, परावर्तन होता है कि एक माध्यम में आता है, जो मैं पीछे के वीडियो में पढ़ा चुका हूं, एक माध्यम में आता है और उसी माध्यम में लौट जाता है। अगर कोई भी किरण जो आपतित किरण है, ठीक है, आने वाली जो किरण है, कोई भी किरण अगर आ रही है और उसी माध्यम में अगर लौटेगी, इसी दिशा में लौटेगी, तो हम लोग बोलेंगे कि परावर्तन हो रहा है। अगर कोई भी किरण यह माध्यम छोड़ के दूसरे माध्यम में आ गई तो हम लोग बोलेंगे कि अपवर्तन की क्रिया हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल हो गया कि मान लीजिए कि हवा से किरण आ रही है और हवा से आके एक बाल्टी में पानी रखा हुआ है, अब किरण पानी में जा रही है, तो हवा एक अलग माध्यम हो गया और पानी एक अलग माध्यम हो गया, यानी कि दो अलग अलग माध्यम है। समझ में आ गया। मान लीजिए कि हवा से डायरेक्ट शीशा के अंदर प्रकाश जा रहा है, तो शीशा के अंदर अब अलग माध्यम हो गया, शीशा वाला माध्यम हो गया, अब बाहर हवा वाला माध्यम था। उसके बाद पानी में प्रकाश घुसा तो वह पानी का अलग माध्यम हो गया, यानी कि बहुत सारा माध्यम है। तो प्रकाश जब भी एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाएगा तो उस घटना को हम लोग बोलेंगे अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन की घटना वहां होगी क्योंकि वहां प्रकाश की जो किरण है वहां मुड़ेगी, और जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ेगी तो उस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। समझ में आ गया। यानी कि अब हम लोग, आप ये सोच रहे होंगे कि बाहर तो आप सर समझा दिए कि बाहर जो है अगर वायु से जल में जा रहा है तो दूसरा माध्यम हो गया, लेकिन हम लोग बोर्ड पे या कॉपी पे कैसे समझेंगे कि पहला माध्यम कौन सा है, दूसरा माध्यम में कौन सा है, यहां कैसे समझेंगे। तो बाबू यहां पे जो हम लोग एक किरण यहां पे बनाएंगे, ठीक है, और इस किरण के यहां पे एक किरण बनाएंगे, एक समतल दर्पण, यहां पे दर्पण नहीं बनाएंगे, अब यहां पे एक रेखा खींच देंगे ऐसे। इसका मतलब यह हो जाएगा कि यह एक अलग परत हो गया जो एक अलग माध्यम थे। यह पहला माध्यम हो गया, यह कोई और माध्यम हो गया। मान लीजिए यह हवा है, यह क्या है, वायु है, और मान लीजिए कि इसके अंदर यह बाल्टी का सतह है ऊपरी वाला, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो जो पानी भरा हुआ है यह अलग एक माध्यम हो गया। तो हम एक सतह के द्वारा दोनों माध्यम को अलग अलग कर लेंगे। तो जहां भी किरण एक सतह को पार करके दूसरा माध्यम में आ गई, कहीं भी इधर जाए, इधर मैं बताऊंगा कि कब अभिलंब से दूर जाती है, मैं ये भी बताऊंगा कब अभिलंब के पास आती है। तो जब भी किरण अभिलंब के दूर क्या है, अभिलंब से पास क्या है, आप वीडियो में बने रहे, आपको सब समझ में आएगा। तो जब भी किरण अगर अभिलंब से दूर भी जाएगी या अभिलंब के पास आएगी, समझ में आ गया। यानी कि कहने का सिंपल मतलब है कि अगर एक माध्यम से दूसरा माध्यम में किरण आई और किरण की मुड़ने की घटना हुई, तो यह घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, यानी प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आने पर प्रकाश के दिशा में परिवर्तन की घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यह पॉइंट आप कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि माध्यम 1 और माध्यम 2 क्या है। अब यानी कि यहाँ पे माध्यम क्या होगा कि मैंने ये पॉइंट आपको बता दिया कि प्रकाश का अपवर्तन क्या कहलाता है, पहला पॉइंट। अब बताना है कि प्रकाश की चाल क्या है, सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है, पार्श्विक विस्थापन। हर टॉपिक मैंने लिख लिया है कि आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत ना हो। तो प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अब यहीं पे हम लोग देखेंगे, अब देख लेते हैं कि माध्यम जो है, दोनों माध्यम जो लिखा है मैंने, ये माध्यम देख लेते हैं, फिर प्रकाश की चाल पे आ जाएंगे। तो जो यहाँ पे है, यानी कि एक मैंने बताया कि एक माध्यम कोई भी मान लेंगे, यह दूसरा माध्यम मानेंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हो गया कि माध्यम का नाम क्या है। कुछ ना कुछ तो नाम होगा माध्यम का। तो हाँ, माध्यम का नाम है, एक माध्यम का नाम देंगे हम लोग सघन माध्यम और एक माध्यम का नाम देंगे विरल माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। अब आप बोलेंगे कि सघन माध्यम सर किस माध्यम को बोलेंगे, विरल माध्यम किस माध्यम को बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए जो माध्यम, सीधे बात है, नाम में देखिए, जो माध्यम थोड़ा ज्यादा घना होगा, यानी कि जो माध्यम के कण थोड़ा पास पास होंगे, उसे हम सघन बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे वायु है, हवा है,
ठीक है, और एक मान लीजिए कांच है। तो आप खुद बताइए कि हवा का कण थोड़ा पास पास ज्यादा है कि कांच मतलब शीशा का कण पास पास है? आप खुद बताइए। तो आप बोलेंगे कि शीशा का जो कण है हवा की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा पास होता है, और यह दोनों में तुलना करना है। जब भी तुलना होगा जो दो माध्यम दिया जाएगा उसी दो माध्यम में तुलना होगा, ठीक है। तो इन दोनों माध्यम में से पूछा जाएगा कौन विरल है कौन सघन है। तो आप देखिएगा कांच का जो कण है ज्यादा पास पास है, यानी कि ज्यादा घना है, तो इसे हम लोग बोलेंगे सघन माध्यम। यानी कि कांच इस समय कौन सा माध्यम हो गया? सघन माध्यम हो गया। और जिसका कण दूर दूर रहेगा उसे हम लोग विरल माध्यम बोलेंगे, ठीक है। यानी कि यहां वायु जो है विरल माध्यम है और कांच जो है सघन माध्यम। एक और एग्जांपल लेते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या। मान लीजिए कि एक कांच है ऊपर और मान लीजिए एक क्या है? पानी। यानी कि कहने का मतलब है कि पहले प्रकाश का किरण कांच में था, कांच के अंदर था। यह कांच मान लीजिए कांच के अंदर था और कांच के बाद पानी में जा रहा है, ठीक है। तो कांच के बाद अगर पानी में जाएगा तो अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सघन है? कांच सघन हो गया कि पानी सघन हो गया? अब बताइए कौन सा सघन है। तो दोनों में आप तुलना कीजिएगा कि इस दोनों में आप तुलना कीजिए कि ज्यादा कण जो है दोनों में से जिसका कण ज्यादा पास पास है। तो आप एक पानी ले लीजिए थोड़ा एक बाल्टी में और एक शीशा ले लीजिए, ठीक है। आप देखेंगे कि शीशा का कण बहुत पास पास है, थोड़ा वह घना है, ठीक है, वह घना है ज्यादा। यानी कि कांच फिर से क्या हो गया? घना है, यानी कि सघन हो गया फिर से। और पानी फिर से क्या हो गया? विरल हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि एक तरफ पानी है और एक तरफ क्या है? कांच है। मान लीजिए पानी नहीं, मान लीजिए कि एक तरफ वायु है एक तरफ पानी है, एक तरफ वायु है और एक तरफ पानी है। अब दोनों में तुलना करने को बोला जाए, दो माध्यम हो गया, एक वायु माध्यम हो गया एक पानी माध्यम हो गया। मैंने यही ना बताया कि जब एक माध्यम से यानी यह माध्यम से दूसरे माध्यम में आने पर प्रकाश की किरण मुड़ती है तब घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो एक माध्यम और दूसरा माध्यम हम लोग समझ रहे हैं कौन सा सघन माध्यम होता है कौन सा विरल माध्यम होता है। अब वायु और पानी में देखेंगे किसका कण ज्यादा पास पास है, ठीक है। तो देखेंगे वायु का कण थोड़ा दूर दूर होता है और इसके अपेक्षा वायु की अपेक्षा, क्योंकि तुलना दोनों में हो रहा है, अब यहां तीसरा कोई नहीं है बस यही दोनों है, तो इसका कण थोड़ा पास पास होता है। यानी कि अब जो कण पास पास है इसका कौन सा भाग है? यह पानी है। यानी कि पानी अब सघन हो जाएगा और यह वायु क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा। यानी कि एक विरल माध्यम हम लोग ले रहे हैं एक सघन माध्यम ले रहे हैं। तो विरल माध्यम जिसके कण थोड़ा दूर दूर है और सघन घन यानी कि थोड़ा घना है थोड़ा पास पास है उसे सघन बोलेंगे। यानी यही देख लीजिए कि यह जब कांच और पानी में तुलना किए थे तो पानी विरल हो गया था। क्यों? क्योंकि इसके अपेक्षा कांच का कण घना है। जब हम वायु और यही पानी में तुलना कर रहे हैं तो यहां पानी क्या हो गया? अब सघन हो गया और यहां पानी क्या था? विरल था। यानी कि आपके मन में यह जरूर उठ रहा होगा क्या एक ही माध्यम जो है अलग अलग के साथ तुलना होगा तो कभी यह माध्यम विरल भी हो सकता है कभी यह माध्यम सघन भी हो सकता है? तो हाँ दोनों हो सकता है। अब तुलना किससे हो रहा है? उसके ऊपर। यानी कि मान लीजिए कि एक इतना पतला लड़का है, मान लीजिए कि एक इतना पतला लड़का है, मान लीजिए इसका मोटाई इतना है, ठीक है, लड़के का। मान लीजिए एक लड़का जो है इतना मोटा है, इतना मोटा है। अब जो दोनों में तुलना हो रहा है तो आप साफ बोलेंगे कि ये वाला लड़का है जो है यह इससे थोड़ा क्या है? घना है, यह सघन है और यह क्या है? विरल है। आप सीधे बोलेंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि एक लड़का है, एक लड़का का एरिया इतना है, मान लीजिए इतना बड़ा। अब दोनों में से तुलना होगा। इस मान लीजिए कि एक लड़का इतना बड़ा है, अब दोनों में तुलना हो रहा है इसमें और ये छोटा वाला मोटा में था, दोनों में तुलना हो रहा था। आप बोलेंगे कि अब ये वाला ज्यादा मोटा हो गया। यानी कि अब किससे तुलना हो रहा है यह अब जरूर डिपेंड करता है कि कौन सा आदमी विरल होगा और कौन सा सघन होगा। आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो अब विरल और सघन आपको समझा दिया। यानी कि सघन वह माध्यम है जिसमें, हाँ एक और चीज अच्छे से बता दूं, अगर आपको समझ में वीडियो आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि हाँ समझ में अच्छे से आ रहा है। अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप कमेंट करें और मैं कोशिश करूंगा कि आपके अगले वीडियो से और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सघन और विरल की एक पॉइंट और लिख दो, सघन और विरल के। सघन आप समझ गए कि जब भी तुलना होगा जो जिसके कण घन होंगे वह सघन होगा और जिसके कण थोड़ा दूर दूर होंगे वह विरल होगा। आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। सघन और विरल में इतना बता दूं। अब बताइए, मान लीजिए कि प्रकाश की किरण है, आ रही है प्रकाश की किरण, अब प्रकाश की चाल की बात हो रही है,
ठीक है, प्रकाश की चाल की। तो कौन माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा तेजी से भागेगी? विरल में ज्यादा तेजी से भागेगी, सघन में ज्यादा तेजी से भागेगी, विरल में ज्यादा तेजी से भागेगी? प्रकाश की किरण जब चलेगी तो वह भी कहीं तेज भागती होगी, कहीं धीरे चलती होगी। तो कहाँ धीरे चलती है, कहाँ तेज चलती है? सबसे ज्यादा जो प्रकाश की किरण है ना, वह निर्वात में तेज चलती है। सबसे ज्यादा कहाँ चलती है? निर्वात में। सबसे ज्यादा निर्वात मतलब ऐसा स्थान जहां नी मतलब नहीं और वात मतलब हवा भी, यानी कि जहां हवा भी बिल्कुल नहीं हो, एकदम कुछ भी नहीं हो, वह निर्वात कहलाता है। समझ में आ गया? ऐसा जगह जहां बिल्कुल हवा भी नहीं हो, वह स्थान क्या कहलाता है? निर्वात। तो सबसे ज्यादा क्या होता है वायु का वेग? निर्वात में। इसके बाद वायु में जहां हवा हो, उसके बाद कहीं होगा। समझ में आ गया? तो वायु की चाल मतलब प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहां होती है? निर्वात में होती है। आप समझ गए? अब देखिए, लगभग निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड कितना होती है निर्वात में? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर में घंटा में जिसमें बदलना है बदल लीजिएगा, लेकिन 3 लाख किलोमीटर, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर हवा में प्रकाश चल सकती है, प्रकाश की किरण चल सकती है। आप इतना समझ गए होंगे। अब आप देखिए कि ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि सबसे ज्यादा चाल कहाँ पे है? निर्वात में है। अब सघन माध्यम और विरल माध्यम अगर दोनों में बोल दिया जाए कि एक माध्यम सघन है और एक माध्यम विरल है। ठीक है, मान लीजिए यह माध्यम सघन है और यह माध्यम विरल है। अब आपसे कोई पूछ देगा कि बाबू बताओ कि सघन माध्यम में ज्यादा तेज चलेगी कि विरल माध्यम में ज्यादा तेज चलेगी, किस माध्यम में ज्यादा तेज चलेगी? तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। सघन मतलब बाबू हो गया घन, ज्यादा घन। इसी बात पे हम लोग पूरा सेंटेंस लेके चलेंगे। जिसके कण ज्यादा घन हो, मान लीजिए इसका कण बहुत ज्यादा घन है, सघन है। यह कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। बहुत ज्यादा घन है, बहुत ज्यादा घन है। ठीक है, बहुत ज्यादा घन है। यह कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। यह सघन माध्यम है। और इसी एक और माध्यम है, विरल है माध्यम। ठीक है, जहां कण थोड़ा दूर दूर है, कण ऐसे है। ठीक है, विरल माध्यम इसको बोलेंगे। यह मान लीजिए कण है, इसको विरल माध्यम बोलेंगे। अब एक किरण इसमें भी आ रही है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए इस माध्यम में ज्यादा तेज चलेगी कि इस माध्यम में यह किरण ज्यादा तेज चलेगी? तो मैं आपको समझा दूं कि कण मतलब आप आदमी समझ जाइए। ठीक है, इसके जो कण है बहुत है, यानी कि मान लीजिए इसमें बहुत आदमी है और जहां बहुत भीड़ है और कोई भी भीड़ से अगर कोई निकलेगा तो बताइए तेज चलेगा कि धीरे चलेगा? तो बहुत भीड़ है तो वहां धीरे धीरे आदमी चलेगा, और जहां भीड़ नहीं, एकदम खाली रास्ता है, वहां एकदम तेजी से भागेगा। तो विरल में यही होता है, सेम कंडीशन। विरल मतलब एकदम खाली, कहीं कण ओण उतना पास पास नहीं रहेगा, और जहां भी कण पास पास नहीं रहेगा तो यह आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि विरल माध्यम में चाल तेज हो जाएगा। तो प्रकाश की चाल तेज कहां ज्यादा होती है? प्रकाश की चाल ज्यादा होती है विरल माध्यम में। प्रकाश की चाल जो होगी वह ज्यादा होती है। प्रकाश की चाल ज्यादा होती है किसकी तुलना में? सघन की अपेक्षा। और सघन में क्यों धीरे होती है? क्योंकि वहां कण बहुत पास पास है, बहुत ज्यादा आदमी है, बहुत ज्यादा भीड़ है, और जहां भीड़ से निकलना होता है वहां चाल ऑटोमेटिक क्या होता है? कम हो जाता है। तो यहां सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल कम है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है? कम है। उम्मीद है कि आपको समझाने में मैं सक्षम हो पा रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आप ही पे हम लोग आश्रित हैं। ठीक है, तो सघन माध्यम और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल भी आपको समझा दिया, सघन माध्यम विरल माध्यम भी बता दिया। अब पार्श्विक विस्थापन बताऊंगा। सघन माध्यम विरल माध्यम में एक और पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको। अब देखिए क्या होता है कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम और विरल माध्यम से जाती है, या तो सघन से विरल में जाएगी, क्योंकि दो माध्यम अपवर्तन उसी को बोलते हैं जब एक माध्यम से दूसरा माध्यम में आएगा। यह तो कंफर्म बात है। ठीक है, एक माध्यम से दूसरा माध्यम में आएगा तो एक माध्यम, कोई माध्यम सघन हो सकता है या कोई विरल, दोनों में से कुछ ना कुछ होगा। सघन और विरल दोनों उपस्थित होगा। अब या तो कोई कण जो है, प्रकाश की किरण जो है वह कहां से कहां आएगी? सघन से विरल में जाएगी। या तो यही कंडीशन हो सकता है, या तो सघन से विरल माध्यम में आए, या दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन हो सकता है कोई भी किरण जो है वह विरल माध्यम से कहां आए? सघन में आए। तो या तो सघन से विरल में माध्यम में जाएगी या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। मैं माध्यम बोल रहा हूं, विरल के बाद क्या है? माध्यम है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में। तो होगा क्या
कि यहाँ पे जिस बिंदु पर यह आती है उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। पीछे के वीडियो में पढ़ा दिया है, तो यह हो गया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु यह हो गया, ठीक है। जिस बिंदु पर आई, जो किरण आती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। आपतित किरण। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यह आपतन बिंदु हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है उसे क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अभिलंब। जो लंब डाला जाता है 90 डिग्री पे। यह सब पार्ट 1 जो पढ़ चुका है, जो लड़का ना, जो पहले का वीडियो मेरा देख चुका है, उसको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो जो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज पार्ट 1 चैप्टर 1 जरूर देखें, ठीक है। अब देखिए, यह अभिलंब हो गया, जो लंबवत डाल दिया गया। यह क्या हो गया? आपतन, आपतित किरण हो गया। यह आपतन बिंदु हो गया। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण आपतन कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है, जिसे आई से डिनोट किया जाता है। आई से, कोण आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। यहाँ कोण, कोण का साइन है, आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है, आपतन कोण। और उसके बाद अगर कोई आएगा किरण इस माध्यम, दूसरे माध्यम में आएगा, तो उसे बोलेंगे अपवर्तित किरण। दूसरे माध्यम में अपवर्तन की घटना हो रही है तो आएगी, तो उस घटना को क्या उस किरण को क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। यानी कि अगर कोई किरण इधर आ गई तो इस किरण को बोलेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित, अपवर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, यह आपतन बिंदु हो गया, यह अभिलंब हो गया। इतना आपको समझ में आ गया। यह एक माध्यम हो गया, यह दूसरा माध्यम हो गया, ठीक है। अब या तो कोई भी किरण जब आएगी तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, या विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, ठीक है। तब देखिए, पानी दो। तो सघन से विरल में आएगी या विरल से सघन में जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। यहां से मान लीजिए कि यह क्या है? विरल माध्यम है, और यह कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। मान लीजिए यह विरल माध्यम, यह कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। तो जब विरल माध्यम है और यह सघन माध्यम है, फिर हम लोग क्या बोलेंगे? तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए, विरल माध्यम के मैंने बोला कि यह बहुत, इसके कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। तो जब कण बाबू दूर दूर होता है तो मैं इसको मान लेता हूं कि बहुत कण दूर दूर है, बेचारा यह गरीब है। यह कैसा है? गरीब है। इसके कण बहुत दूर दूर है, इसके कण बहुत पास पास है, बहुत घन है यह, ठीक है। तो जब कण पास पास है तो इस पास पास कण को मान लेते हैं इसके पास बहुत कण है, बहुत पैसा है। तो बहुत पैसा है तो यह क्या है? धनी है, ठीक है। तो मैं सघन को क्या मान लिया? धनी मान लिया, और विरल को क्या मान लिया? गरीब मान लिया। इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा आपका वीडियो है। एक मिनट, देखिए, इसी कॉन्सेप्ट पे आपका पूरा का पूरा वीडियो है, विरल माध्यम और सघन माध्यम पे। विरल मतलब मैंने क्या मान लिया? गरीब मान लिया, क्योंकि इसके कण क्या क्या है? दूर दूर है। सघन माध्यम मतलब कण क्या है? पास पास है, और पास पास है तो यह मान लिया कि बहुत इसके कण है, बहुत ज्यादा इसके पास कण है, तो यह कैसा है? धनी है। यह क्या हो गया? अभिलंब हो गया। जो आपतन बिंदु पे लंब है, यह आपतन बिंदु हो गया, यह आपतित किरण है। अभिलंब है, इसे बोलते हैं हम लोग अभिलंब। जो आपतन बिंदु पे लंब है उसे अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। अब या तो सघन माध्यम से विरल में आएगी, दो कंडीशन होगा, या तो अभिलंब के पास आ जाएगी, जो अपवर्तित किरण है, इस माध्यम में जो किरण आएगी वह या तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, यानी कि इसका मेन जो पथ है, मेन रास्ता है, यह होना चाहिए। मेन रास्ता तो यही होना चाहिए, इस रास्ते से गुजरनी चाहिए इसको, ठीक है। लेकिन यह इस रास्ते से नहीं गुजरेगी। यहाँ पे इसका मेन रास्ता क्या हो जाएगा? मेन रास्ता जिधर सीधे है वैसे सीधे निकलनी चाहिए, लेकिन यह सीधे नहीं निकलेगी, ठीक है। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि इसका कंडीशन होता है कि या तो अपने पथ से यह अभिलंब हो गया, अभिलंब की तरफ थोड़ा मुड़ जाएगी, चाहे अभिलंब से थोड़ा दूर भाग जाएगी, ठीक है। इसका कारण होता है, ठीक है। तो अब होगा क्या? इसमें क्या होगा? अभिलंब से पास आएगी कि अभिलंब से दूर जाएगी? तो हम लोग यही देखेंगे, या तो विरल से सघन में जाने पर, विरल से कहाँ जाती है? सघन। जब विरल से सघन में जाने पर अभिलंब से क्या होती है? अभिलंब के पास आती है कि अभिलंब से दूर भागती है,
ठीक है, अभिलंब से दूर के अभिलंब के पास। और एक कंडीशन है जब सघन माध्यम से कोई किरण विरल में जाएगी। दो ही कंडीशन हो सकता है, तब बताइए कि अभिलंब से दूर जाएगी कि अभिलंब के पास आएगी। ठीक है, अब देखिए यह अभिलंब हो गया, अभिलंब के दूर जाएगी कि अभिलंब के पास आएगी। अब देखिए कोई भी आदमी जो है गरीब है, ठीक है, अब वह अमीर के पास जा रहा है। अभिलंब को मान लीजिए क्या है, यह अमीर है, यह अमीर आदमी है, मान लीजिए जो भी मानना है इसी को मानना है। ठीक है, तो यह गरीब है और गरीब से यहाँ धनी लोग है ना, यानी कि यह किसका आदमी है, धनी आदमी है। ठीक है, अब गरीब से कोई आदमी धनी की तरफ जाएगा तो बताइए धनी की तरफ जाना चाहेगा कि धनी से दूर भागना चाहेगा? तो आप खूब बोलेंगे कि कोई भी गरीब आदमी चाहेगा कि हम धनी हो जाए, यानी कि यह धनी के पास आएगा, यानी कि इसका जो किरण है यह अभिलंब, इसका मेन रास्ता यह है तो मेन रास्ता से दूर नहीं भागेगा, यह अभिलंब की तरफ, अभिलंब की तरफ मतलब इधर झुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह अभिलंब है तो क्या होगा, यह किरण की अभिलंब की तरफ थोड़ा झुक गया, यानी कि यह इधर भी जा सकता था, इसके इधर भी जा सकता था, लेकिन इसके इधर नहीं जाके इसके इधर आ गया, अभिलंब की तरफ आ गया। तो इसको बोलेंगे कि जब कोई किरण गरीब से धनी में आता है तो धनी की तरफ यानी कि अभिलंब की ओर झुक जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। आपको समझ में आ गया, यह अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अब कोई भी किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, सघन से किस में आती है, विरल माध्यम में। विरल मतलब बाबू हो गया गरीब, विरल मतलब क्या हो गया, गरीब, और सघन मतलब क्या हो गया, धनी हो गया। आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अब बताइए कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब आएगी तो क्या हो जाएगा कि धनी से जब गरीब में आएगी तो होगा यही कि यह क्या होगा, गरीब से दूर भागना चाहेगा। मान लीजिए यह गरीब का आदमी है तो कोई भी धनी आदमी आके चाहेगा कि हम गरीब हो जाए, कोई भी नहीं चाहेगा हम गरीब हो जाए, यानी कि यह गरीब की तरफ नहीं झुकेगा, गरीब से दूर भागेगा कि ना ना हम गरीब नहीं होना चाहते हैं। तो इसका मेन रास्ता यह है, यह मेन रास्ता गरीब की तरफ नहीं आएगा, गरीब से क्या होगा, दूर भागेगा, यानी अभिलंब से क्या होगा, थोड़ा दूर भाग गया। समझ में आ गया, इसको मेन रास्ता यही है, इसी से तुलना करना है कि इससे अभिलंब की तरफ आएगी कि अभिलंब के दूर जाएगा, इसी से तुलना करना है। ठीक है, तो यह अभिलंब से कहाँ भाग गई, दूर भाग गई। तो जब भी कोई आदमी धनी से गरीब की तरफ जाएगा तो वह गरीब नहीं भागेगा, गरीब से दूर भागेगा। तो अभिलंब से दूर, अभिलंब से मैं तुलना कर रहा हूं, अभिलंब से कहां चली जाएगी, दूर चली जाएगी। तो आप पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि कोई भी किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में यानी गरीब से अमीर की तरफ जाना चाहती है तो वह अभिलंब की तरफ यानी अमीर की तरफ झुकना चाहती है। समझ में आ गया। और कोई भी किरण जब धनी से गरीब की तरफ आएगी तो कोई भी धनी आदमी यानी कि सघन से जब विरल में आएगी तो कोई भी सघन किरण विरल के अभिलंब की तरफ नहीं झुकेगी, अभिलंब से दूर भाग जाएगी। यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जो किरण आती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जो किरण आती है वह अभिलंब से दूर भाग जाती है। ठीक है, यह पॉइंट आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला पॉइंट हम लोग अब पार्श्विक विस्थापन अच्छे से देखने जा रहे हैं कि पार्श्विक विस्थापन होता क्या है। चलिए आइए देखते हैं कि पार्श्विक विस्थापन क्या है। अगर आपको वीडियो में कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप बोलने के तरीके से समझ जाएंगे कि मैंने क्या लिखा हुआ है। आप समझदार हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि पार्श्विक विस्थापन क्या है। पार्श्विक विस्थापन क्या है, देखिए अपवर्तन की क्रिया में मैंने बताया कि अपवर्तन में होता क्या है कि जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, ठीक है, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो कुछ दिशा में परिवर्तन होता है, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगी तो कुछ दिशा परिवर्तन होता है, तो यही घटना अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, तो जब अपवर्तन के फलस्वरूप आपतित किरण और निकलने वाली किरण, निर्गत किरण क्या बोला जाता है, देख लीजिए। मान लीजिए कि यह किरण जो है, यह किरण आपतित किरण है, यह कांच में जा रही है, हवा से कहाँ जा रही है, कांच में। यह मान लीजिए क्या है, कांच है। ठीक है, यह क्या था, हवा था। आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। हवा से जब कांच में जा रहा है तो बाबू हवा जो है, यह खुद बताइए कांच और हवा में किसका कण पास पास है, तो कण पास पास कांच का होगा, यानी यह सघन हो गया। जो कण पास पास यानी जो घना है वह सघन हो गया, और जो दूर दूर यानी कि यह क्या हो गया, विरल हो गया। यानी कि विरल माध्यम से सघन में जा रही है। ठीक है, और फिर इधर क्या आ गया, हवा आ गया, क्योंकि कांच का इतना से इतना माध्यम है। इसके बाद फिर हवा आ गया, ऊपर भी हवा था। ठीक है, अब देखिए जैसे ही विरल से सघन में आएगी, यह मैंने अभिलंब खींच दिया,
अब बताइए कि विरल से सघन में आएगी तो यह अभिलंब से दूर भागेगी कि अभिलंब के पास आएगी, यानी कि गरीब से कोई अमीर की तरफ जैसे ही आएगा, गरीब से अमीर की तरफ आएगा तो क्या होगा कि अमीर की तरफ झुकना चाहेगा, यानी अभिलंब की तरफ झुकना चाहेगा। तो इसका मेन रास्ता यह है, तो मेन रास्ता यह ना होकर क्या होगा, थोड़ा सा झुक जाएगा। आप समझ गए होंगे कितना झुकेगा, ठीक है। अब कितना झुकेगा एंगल नहीं बैठाना है, बस थोड़ा सा झुका देना है, एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक है। अब ये झुकते हुए पूरा आप माध्यम में एक ही पथ पर आएगी, यह एक माध्यम में यह मूर्ति नहीं है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब मूर्ति है, ठीक है। अब यहाँ हो गई तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, अभिलंब खींच दिया, यहाँ पे फिर अभिलंब मैंने खींच दिया। जब अभिलंब मैंने खींच दिया, अब यह कौन सा कांच माध्यम था, यानी कि यह कौन सा माध्यम है, सघन है। हवा हो गया, यानी यह कौन सा माध्यम है, विरल है। अब फिर सघन से विरल में आती है, सघन मतलब घन, घन मतलब धनी, ठीक है, ज्यादा घन है, ज्यादा उसके पास धन है, तो यह धनी हो गया, यह क्या हो गया, गरीब हो गया। अब बताइए धनी से कोई आदमी गरीब की तरफ जाएगा तो गरीब की तरफ मुड़ना चाहेगा, गरीब से दूर भागेगा, यानी कि अभिलंब से दूर भागेगा, ठीक है। तो यह अभिलंब की तरफ न जाके अभिलंब के क्या होगा, अभिलंब से क्या होगा, थोड़ा दूर भाग जाएगा, ठीक है। इतना आप समझदार है। तो यह हो गए। तो जो आने वाली किरण थी उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं, कौन सी किरण, आपतित किरण। और जो बाहर निकलने वाली किरण है इसी को हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण, निकलने वाली किरण, निर्गत किरण, ठीक है। जब दो माध्यम से, ये देखिए हवा था, कांच था, फिर हवा आ गया, उसके बाद जो किरण निकली वह निर्गत किरण थी। यहाँ यह कौन सी किरण थी, यह अपवर्तित किरण थी। समझ में आ गया। यह निकलने वाली, बाहर फिर से जो निकल रही है उसे क्या बोलेंगे, निर्गत किरण बोलेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि यह आपतित किरण अगर माध्यम कोई नहीं रहता, अगर ओरिजिनल रूप से आती तो ओरिजिनल रूप से कहाँ आती, देखिए इसका पथ यही था, इसका यही था रास्ता। ओरिजिनल रूप से आती तो ओरिजिनल रूप से इसका रास्ता यह था, ठीक है, ओरिजिनल रूप से इसका रास्ता यही था। और निकली कहाँ से, यहाँ से निकली, यानी कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ ना। तो कितना परिवर्तन हुआ, तो यह आपतित वाली किरण थी, यह निर्गत किरण थी। तो आपतित और निर्गत के बीच में जो लंब वाला दूरी है, लांबिक दूरी है, यानी कि पूरा लंबाई देखा जाए, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कितना विस्थापन हुआ, कितना किरण विस्थापित हुई, तो इसे हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलते हैं इसे, पार्श्विक विस्थापन। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि पार्श्विक विस्थापन क्या है। तो पार्श्विक विस्थापन का परिभाषा आप लिख लीजिएगा कि जब आपतित किरण और निर्गत किरण के मूल पथ के बीच लांबिक दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। आप लोग यह लिख लीजिएगा। मैं अंतिम में, वीडियो के अंत में कोशिश करूंगा कि क्या करूं कि आपको यह जो PDF है वो देने का कोशिश करूं कि आप अच्छे से समझ जाए, ठीक है। आइए हम लोग अगले पॉइंट पे अब चलते हैं। आइए देखते हैं पार्श्विक विस्थापन का प्रभाव क्या, मतलब पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है। पार्श्विक विस्थापन अभी बताया, पार्श्विक विस्थापन क्या है, तो पार्श्विक विस्थापन किस बात पर निर्भर करता है वह बात हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है। प्रकाश का अपवर्तन बताया तो इसका घटना कौन कौन सा होता है उसके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं प्रभाव क्या पड़ता है पार्श्विक विस्थापन का। पार्श्विक विस्थापन मैंने बताया, फिर से समझा दूं कि यह किरण आई, ठीक है, कुछ मुड़ने उड़ने के बाद किरण कुछ निकल गई, उसके बाद यह मूल पथ और निर्गत किरण के बीच के लांबिक जो दूरी है यही दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाती है, ठीक है। यह आपतित किरण थी, यह निकलने वाली किरण थी, और यह आपतित किरण का मूल पथ है, मूल पथ और निर्गत किरण के बीच लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। तो अब पार्श्विक विस्थापन हो गया। पार्श्विक विस्थापन का हम लोग प्रभाव देखेंगे कि पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला बात कि पार्श्विक विस्थापन जो है कांच स्लैब के मोटाई का सीधा समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब है कांच स्लैब मतलब कांच का शीशा, जितना स्लैब मोटा होगा, मान लीजिए कांच इतना मोटा है, ठीक है, एक कांच इतना मोटा है, एक कांच इतना मोटा है, तो कांच का स्लैब जितना मोटा होगा, कांच का मोटाई जितना ज्यादा होगा, वह क्या होगा कि पार्श्विक विस्थापन उतने ज्यादा होगा। क्योंकि सीधा समानुपाती मतलब होता है कि सीधा समानुपाती मतलब अगर मोटाई बढ़ेगा, अगर मोटाई बढ़ेगा किसका, कांच का स्लैब का, तो मोटाई बढ़ेगा तो यह क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन भी बढ़ेगा, और मोटाई घटेगा तो पार्श्विक विस्थापन भी क्या होगा, घटेगा। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि दोनों क्या होता है, सीधा समानुपाती का मतलब यही होता है कि अगर यह बढ़ेगा, कांच का मोटाई बढ़ रहा है, तो पार्श्विक विस्थापन, यह जो विस्थापन है यह बढ़ने लगेगा। मोटाई जैसे जैसे बढ़ेगा यह विस्थापन बढ़ेगा, मोटाई जैसे जैसे कांच का घटेगा विस्थापन वैसे वैसे घटेगा। यानी कि सीधा समानुपाती होता है,
सीधा समानुपाती का मतलब समझ गए आप। दूसरा, पार्श्विक विस्थापन आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है, यानी कि यह देखिए, यह अभिलंब था, यह क्या था, अभिलंब था। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, यही कोण है। तो यह आपतन कोण जितना बढ़ेगा, मान लीजिए कि आपतित किरण एक यह है और एक आपतित किरण, आपतन कोण एक आपतित किरण यह है, यह भी तो आपतित किरण है, तो दोनों में आपतित किरण का मान यह ज्यादा हो गया, ठीक है, और यह मान क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया। तो आपतित किरण का मान जितना ज्यादा बढ़ेगा वह क्या होगा कि पार्श्विक विस्थापन का मान बढ़ेगा, क्योंकि पार्श्विक विस्थापन और आपतन कोण दोनों क्या है, सीधा समानुपाती है। यानी कि अगर आपतन कोण बढ़ेगा तो विस्थापन भी बढ़ेगा, और आपतन कोण घटेगा जैसे जैसे, वैसे विस्थापन भी घटेगा। समझ में आ गया। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं, कांच स्लैब के अपवर्तनांक का सीधा समानुपाती है। देखिए बच्चों, मैं कोचिंग में हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कशन करता हूं, ठीक है। यहाँ YouTube वीडियो पे मैं वैसे लेके चल रहा हूं ताकि आपको ज़्यादा, जब वीडियो भी बन जाता है तो बच्चे देखते नहीं है, तो ज़्यादा वीडियो भी ना बने और एग्जाम से एक भी पॉइंट छूटे भी नहीं, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए। हाँ, थोड़ा डिटेल में कोचिंग में इसलिए जाना पड़ता है कि बच्चों को आगे जाकर कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यह क्यों सीधा समानुपाती होता है मैं फिगर से समझाता हूँ बच्चों को, अभी आप इतना याद कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ेगा पार्श्विक विस्थापन बढ़ेगा, अगर आपतन कोण का मान जैसे जैसे घटेगा पार्श्विक विस्थापन भी घटेगा, क्योंकि दोनों क्या है, सीधा समानुपाती है। और सीधा समानुपाती का मतलब अभी मैंने बताया आपको। तीसरा पॉइंट देखते हैं, कांच स्लैब यानी कांच स्लैब के अपवर्तनांक का सीधा समानुपाती होता है, यानी कि अपवर्तनांक और कांच अपवर्तनांक का पार्श्विक विस्थापन समानुपाती होता है। यानी कि अपवर्तनांक जैसे जैसे कांच का बढ़ेगा पार्श्विक विस्थापन बढ़ेगा। यानी कि यह मान लीजिए कांच है, ठीक है, यह कांच है और कांच का मान लीजिए यह किरण आ रही है, ठीक है, कांच में यह किरण आ रही है। कांच में यह किरण जब आ रही है तो कांच में किरण आ रही है, तो जैसे जैसे इसका अपवर्तनांक बढ़ेगा, अपवर्तनांक अब क्या है, अपवर्तनांक आपको जानना जरूरी है। अपवर्तनांक बढ़ेगा तो इसमें पार्श्विक विस्थापन का मान भी बढ़ेगा। यह दो किरण से जो विस्थापन हो रहा था, आपतित किरण यह था और यह निकलने वाली जो किरण थी, तो इसके बीच जो विस्थापन है इसका मान बढ़ने लगेगा। अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा तो विस्थापन भी बढ़ेगा, अपवर्तनांक कम होगा तो विस्थापन भी कम होगा। अपवर्तनांक मतलब बाबू, अपवर्तनांक ज्यादा कहने का मतलब है कि जिसमें जो सघन हो, ज्यादा घना हो, जिसके कण जितने पास पास हो, एक आप समझ जाइए इशारा में कि जिसके कण जितने पास पास हो वह उसका अपवर्तनांक उतने ज्यादा होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए अपवर्तनांक के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, तो अपवर्तनांक जिसका ज्यादा होगा, ठीक है, वह उसका पार्श्विक विस्थापन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग पार्श्विक विस्थापन देख रहे हैं, अपवर्तनांक कम पार्श्विक विस्थापन भी कम, यानी कि दोनों क्या है, सीधा समानुपाती। और सीधा समानुपाती मतलब क्या होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरा घटेगा तो यह भी घटेगा, दोनों एक साथ होगा, और यह घटेगा मान तो यह भी घटेगा, और यह बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा। सीधा समानुपाती का मतलब यही होता है। अब आपतित किरण कि तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। पार्श्विक विस्थापन जो होता है, आपतित किरण जो आ गई, मान लीजिए कि यह एक कांच है, ठीक है, यह आने वाली किरण है, यह कांच है, कांच से ही होकर जब जाता है तो पार्श्विक विस्थापन होता है, ठीक है। तो यह जब कांच है और कांच में जब आपतित किरण आ रही है, तो आपतित किरण अब किस रंग की आ रही है, कोई लाल किरण आ रही है, मान लीजिए कोई हरा किरण आ रहा है, कोई बैगनी किरण आ रहा है, अलग अलग रंग का किरण आएगा। यानी देखा जाएगा कि किसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा। तरंग दैर्घ्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर में, ठीक है। इसी में तरंग दैर्घ्य के बारे में, जो कि सामने जो बच्चे हैं वो लोग पढ़ चुके हैं, तरंग दैर्घ्य के बारे में हम लोग तीसरे क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से। तो देखेंगे कि जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है तो उसका क्या होगा कि मतलब जिसका तरंग दैर्घ्य अगर ज्यादा होगा तो पार्श्विक विस्थापन वहां कम होगा, क्योंकि यह व्युत्क्रमानुपाती है। और व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा पार्श्विक विस्थापन कम। व्युत्क्रमानुपाती मतलब सीधा क्या होता है, उल्टा होता है। और समानुपाती मतलब दोनों बढ़ेगा, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, और अगर यह घटेगा तो यह बढ़ेगा, दोनों क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। समझ में आ गया। तो यह तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अगर किरण का तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, तरंग दैर्घ्य क्या है, ज्यादा है, तो पार्श्विक विस्थापन का जो मान होगा वह क्या होगा, कम होगा।
क्योंकि दोनों उल्टा है, तरंग दैर्घ्य और पार्श्विक विस्थापन दोनों एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रमणपाती होता है। समझ में आ गया। अगर तरंग दैर्घ्य कम है किसी का तो इसका विस्थापन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब तरंग दैर्घ्य कम किसका होता है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा लाल का होता है, यानी कि लाल रंग जैसे ही आएगा ना तो विस्थापन वहां क्या होगा, कम होगा, क्योंकि तरंग दैर्घ्य ज्यादा तो विस्थापन कम, यानी कि तरंग दैर्घ्य का उल्टा समानुपाती होता है पार्श्विक विस्थापन। उल्टा समानुपाती होता है क्या, पार्श्विक विस्थापन। आप इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों उल्टा होता है। और बैगनी का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, कम होता है, इसलिए इसका पार्श्विक विस्थापन बैगनी का ज्यादा होगा। बैगनी रंग का वैसे भी विस्थापन मुड़ने की क्रिया क्या होती है, ज्यादा होती है, और लाल की कम होती है। तो 4 पॉइंट ये जो है मैंने पढ़ा दिया कि कांच स्लैब यानी कांच के स्लैब का मोटाई का सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट पार्श्विक विस्थापन आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है। कांच स्लैब के पार्श्विक विस्थापन जो है कांच स्लैब का अपवर्तनांक का सीधा समानुपाती होता है, और आपतित किरण के तरंग दैर्घ्य का सीधा समानुपाती होता है। यह मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव क्या है। प्रकाश का अपवर्तन का प्रभाव इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन का प्रभाव क्या क्या पड़ता है। जैसे आप देखे होंगे कि क्या बोलते हैं, जब एक छड़ी को आप एक जल में डालते हैं तो देखते हैं कि वह छड़ी जो है मुड़ी हुई दिखाई देती है। अगर एक पेंसिल को आप जल में डालते हैं तो वह छड़ी मुड़ी हुई, पेंसिल भी मुड़ी हुई दिखाई देती है। सिक्का को जब हम डालते हैं कोई जल में तो सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। बाल्टी के सतह पर आप जब देखते हैं कि बाल्टी का सतह हम अंदर पानी में झांक कर देखते हैं तो देखते हैं कि बाल्टी का सतह हमें लगता है कि थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। यानी कि यह सब जो भी घटना है यह सब अपवर्तन के कारण होती है। अगर छड़ी या डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा प्रतीत होना यह अपवर्तन के घटना के कारण ही होता है। कि कोई भी पानी में अगर यह मान लीजिए बाल्टी है, यह ठीक है, यह अगर बाल्टी है तो बाल्टी में अगर बाल्टी में पानी है, ठीक है, बाल्टी में अगर पानी है और पानी में अगर आप छड़ी डालेंगे, अगर पेंसिल डालेंगे तो यह आपको थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई देगा। यहाँ से क्या दिखाई देगा, थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई देगा। आप यहाँ से देखेंगे तो यह मुड़ा हुआ थोड़ा प्रतीत होगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण है यही प्रकाश का अपवर्तन। कैसे होता है यह हम आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, क्यों होता है इमेज के थ्रू आपको समझाएंगे। मछुआरे का मछली भेदने में कठिनाई होना, क्यों, क्योंकि मान लीजिए मछली यहाँ पे है, ठीक है, असली में, और उसको बेचारा को दिखाई यहाँ दे रही है। अब वह यहाँ तीर लगा रहा है जबकि मछली कहाँ थी, नीचे है, तो इसलिए वह भेद नहीं पाता है। तो मछुआरा जो है, मछुआरों को मछली भेदने में कठिनाई जो होती है वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। कोई भी अक्षर, जैसे यह लिखा हुआ है कांच, अक्षर लिखा हुआ है, इसके ऊपर अगर हम शीशा रखेंगे, कांच का स्लैब रखेंगे तो शीशा के ऊपर देखेंगे तो यह अक्षर जो है वह बड़ा बड़ा दिखाई देगा हमें। तो कोई भी अक्षर के ऊपर अगर कांच का स्लैब रखते हैं तो अक्षर उठा प्रतीत दिखाई देता है, थोड़ा उठा लग रहा है कि अक्षर उठ गया है। ठीक है, थोड़ा अक्षर उठा हुआ नीचे से उठ गया हुआ दिखाई देता है। यह सब घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटना होती है, एक दो इमेज में हम लोग अच्छे से आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी घटना होती है। ठीक है, देखते हैं कि इसका कुछ प्रयोग देख लेते हैं कि छड़ी मुड़ी हुई कैसी दिखाई देती है, कैसे दिखाई देती है। जब हम लोग कोई भी, यह पेंसिल है, ठीक है, कोई भी पेंसिल को जब पानी में हम लोग डालते हैं, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, ठीक है, तो ये इसको पानी में जब हमने डाला तो हुआ क्या, रियल में क्या हुआ कि कोई भी, जब मैंने पहला पार्ट पढ़ाया था तो बताया था कि कोई भी पॉइंट को अगर देखना है तो वहाँ से दो किरण को आपको ड्रॉ करना होगा, दो किरण को खींचना होगा। ठीक है, तो यहाँ से दो किरण को खींचते हैं। आपको चित्र आरेख में मैंने बताया था, मतलब दर्पण में बताया था कोई प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो एक बिंदु से, एक वस्तु से कम दो जगह पे आप करते थे। एक मान लीजिए दर्पण का समानांतर कर दिए, एक केंद्र से कर दिए, तो आप दो रेखा यहां से खींचते थे, तब जाके कोई प्रतिबिंब आपको बनता था। ठीक है, तो यहां कोई भी प्रतिबिंब अगर बनाना हो तो दो किरण को खींचेंगे इस बिंदु से, जिस बिंदु को देखना है। अब आंख को किस बिंदु को देखना है, यहां तो देखना नहीं है, आंख को पानी के अंदर इस बिंदु को, पेंसिल की नोक को देखना है कि पेंसिल कैसे मुड़ी हुई दिखाई देती है। जब हम लोग पेंसिल को देखना है तो पेंसिल से आती बहुत सारे किरण, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, चारों दिशा में जाएगी, हर दिशा में जाएगी किरण। ठीक है, तो हम लोग को हर दिशा से मतलब नहीं है, हम लोग को वैसी किरण से मतलब है जो कि आंख के पास जाए। ठीक है, तो आंख के पास वाला किरण हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो आंख के दिशा में जाने वाली किरण, एक किरण मान लीजिए यह किरण हो गई जो आंख के पथ पे इधर आने वाली थी। ठीक है, और एक किरण इधर ही आने वाली, एक किरण मान लीजिए यह हो गई। ठीक है, आप अच्छे से समझदार हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको धीरे से समझा दूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए यह पानी का सतह है,
पानी के सतह पे हम लोग आपतित किरण करेंगे तो यह किरण यह क्या हो रही है, बाहर जा रही है। तो जब बाहर जाएगी तो आप अच्छे से समझदार हैं कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभिलंब खींचूंगा, यहाँ भी अभिलंब, क्योंकि एक माध्यम से अब दूसरा माध्यम यानी कि हवा में अब जा रही है। तो पानी कौन सा माध्यम हो गया, पानी सघन माध्यम हो गया, क्योंकि यहाँ कण जो है घना है, कण ज्यादा पास पास है पानी का हवा की अपेक्षा, और हवा जो है कौन सा कण हो गया, कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया। तो यह जो सघन माध्यम हो गया पानी, अब सघन माध्यम से किरण कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में। और जब भी किरण सघन से विरल में जाती है तो मैंने क्या बताया, सघन मतलब धनी और विरल मतलब गरीब। धनी से गरीब की तरफ कोई भी जाएगा तो गरीब से दूर भागेगा, गरीब से दूर मतलब अभिलंब से दूर, ठीक है। तो अभिलंब से दूर, अभिलंब के पास नहीं। मान लीजिए कि यह किरण रियल में यह किरण जाती, यह किरण ना जाके अभिलंब के पास नहीं जाके और थोड़ा दूर भाग जाएगी, यानी कि यह किरण थोड़ा और दूर भाग गई। समझ में आ गया। तो और दूर भाग के मान लीजिए कि यहाँ आ गई, मान लीजिए आंख यहीं पे है तो यहाँ आ गई, ठीक है, आप समझदार है। और यह किरण फिर अभिलंब से दूर भागेगी, फिर अभिलंब से दूर भाग के यहाँ आ गई। तो आप जब आपने देखा कि जो आंख हमारी किरण है, यह दो किरण को आती हुई दिखाई दे रही है आंख को, तो यही दो किरण आती हुई दिखाई दे रही है। अब इन दोनों किरण का मिलान बिंदु जहां होता है वहां प्रतिबिंब बनता था, तो इन दोनों किरण का मिलान बिंदु हमने जहां देखा तो मान लीजिए मिलान बिंदु यहां आ गया, यानी कि जो पेंसिल है यहां नहीं दिखाई देके पेंसिल कहाँ दिखाई देगी, यहीं पे दिखाई देगी। जहां से आती हुई पेंसिल यहीं पे दिखाई देगी, यानी पेंसिल थोड़ा मुड़ी हुई दिखाई देती और पेंसिल थोड़ा उठा हुआ प्रतीत और थोड़ा छोटा हो गया कि नहीं हो गया, तो मुड़ा हुआ प्रतीत दिखाई देता है, थोड़ा उठा हुआ प्रतीत दिखाई देता है, थोड़ा छोटा दिखाई देता है, ठीक है। तो यही वजह है। आइए दूसरा हम लोग देख लेते हैं, 2-3 समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यह कोई बर्तन है और कोई बर्तन में मान लीजिए यहाँ पे सिक्का रखा हुआ है, यह छोटा सा सिक्का रखा हुआ है। अब इस सिक्का को पहले क्या होता था, जादूगर होता था, वह क्या करता था, एक बात बता दूं कि बच्चों को पहले बेवकूफ़ बनाया जाता था, हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जाता था। क्या होता था कि यहाँ एक ग्लास ले लिया, ठीक है, और ग्लास ले करके यहाँ वह खड़ा हो गया, ठीक है, यहाँ किसी को खड़ा कर दिया और खड़ा करके यहाँ पे क्या रख दिया, सिक्का रख दिया, सिक्का रख दिया, यहाँ पे थोड़ा बर्तन बड़ा बना दिया मैंने, सिक्का रख दिया। अब वो किसी को दिखाता था, वह सिक्का दिखाई नहीं देता था, ठीक है। अब वह क्या करता था कि इसमें क्या करता था, थोड़ा पानी भरता था, और पानी भरने के बाद फिर क्या होता था कि थोड़ा सिक्का इधर आ गया और यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई बच्चा है तो इसे फिर से यह क्या होता था, दिखाई देने लगता था, ठीक है। यह किस घटना के कारण, अपवर्तन के घटना के कारण ही होता था, थोड़ा सिक्का ऊपर उठ जाता था। अब सिक्का ऊपर कैसे उठ रहा है यह हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अच्छे से। मान लीजिए कि यह बर्तन में सिक्का कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है। आपको समझाने से मतलब है, आप कोई भी बर्तन बनाते रहिए घर में बैठ के। सिक्का यहाँ पे है, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे है, अब इधर हम लोग बना लेते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे है, इसका आँख यहाँ पे है, ठीक है। समझने के लिए आप समझदार हैं, समझते रहिए। देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पे सिक्का है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जहाँ से जिस वस्तु को देखना है उस वस्तु से कोई भी किरण हमारी आँख की तरफ आनी चाहिए, और वो दो किरण का कटान बिंदु जहां मिलेगा वहीं पर प्रतिबिंब हमें दिखाई देगी, ठीक है। अब यहां से दो किरण, आंख इधर है तो इधर प्रतिबिंब ले जाएंगे, किरण ले जाएंगे, क्योंकि इस बिंदु से किरण किधर जा रही है, हर दिशा में जा रही है, चारों ओर दिशा में जा रही है। तो हमें कौन सी किरण से मतलब है, हमें वह किरण से मतलब है जो कि हमारी आंख की तरफ जा रही है, ठीक है। तो आंख इधर है तो इधर हम लोगों ने बना दिया, एक किरण यह हो गई और एक किरण मान लीजिए कि यह हो गई, ठीक है, दो किरण हो गई। अब दोनों किरण, जैसे ही यह क्या था, पहले पानी था, यह क्या था, पानी, अब पानी था और ऊपर क्या है, हवा है। अब बताइए पानी कौन सा माध्यम, हवा की तुलना किया जाए पानी से तो पानी के कण ज्यादा पास पास है, यानी कि यह सघन हो गया और यह क्या हो गया, विरल हो गया, ठीक है, सघन और विरल हो गया। अब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाती है, तो यहाँ अभिलंब मैंने खींच लिया और यहाँ भी अभिलंब खींच लिया। तो यहाँ मेन किरण यह जाने वाली थी, लेकिन अब इधर आएगी तो अभिलंब के पास कहेगी और इसके इधर जाएगी तो अभिलंब से दूर कहेगी। तो अभिलंब से दूर ले जाना है, यानी कि थोड़ा इससे यहाँ नहीं ले जाके थोड़ा इससे मुड़ा देना है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ आ गया, मान लीजिए आँख यहाँ पे है हम लोग का, ठीक है, जहाँ से हम लोग देख पाए इसको अच्छे से, ठीक है, आप समझदार हैं। और फिर यहाँ से फिर दूर भागेगी और फिर दूर भाग के यहाँ आ गई। अब देखिए आँख तो बहुत सुंदर बन गया है, लेकिन देखिए
अब हम लोग देखेंगे कि जो सिक्का था वो अब हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह दोनों बिंदु था, इन दोनों बिंदु का पीछे मैंने खींचा और दोनों बिंदु का मिलान बिंदु जब देखा तो यहाँ से आती हुई हमें प्रतीत होती है, और यह दोनों किरण जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है वही प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ सिक्का का प्रतिबिंब बन गया, यानी कि सिक्का थोड़ा उठा हुआ प्रतीत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिक्का थोड़ा उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यह सब जो भी घटना हो रही है प्रकाश के अपवर्तन के वजह से हो रही है। आप इसको समझने में मैं समझाने में सक्षम हो पाया हूँगा, मैं यह अनुभव कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे आप कमेंट लिखें और मुझे बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए आप इस वीडियो में बने रहें, फिर अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं, अगले पार्ट में देखते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।